तो अब शुरू करें क्या, या वेट करना है? अच्छा ठीक। नमस्कार साथियों, स्त्री कविता पर बातचीत में आप सभी का स्वागत है। मैं एक लंबे समय से इस काम में जुटी हुई थी और 2 किताबों के रूप में ये 2 संकलन सामने हैं, जिनमें मैंने स्त्री रचनाशीलता के अनेक पक्षों पर विचार किया। ये सारी बातचीत की शुरुआत हम स्त्री कविता शीर्षक से ही कर सकते हैं। स्त्री कविता कहते ही हमारे मन में क्या छवि सामने आती है? क्या यह स्त्री की कविता है, या स्त्री के प्रति संवेदनशीलता की कविता है, या फिर ये स्त्रीवादी कविता है? अब ये तीनों शब्द एक दूसरे के बहुत करीब होते हुए भी एक दूसरे से अलग है। मेरा ये मानना है कि यह स्त्रियों के द्वारा रची गई कविताएं हैं। अब स्त्रियों के द्वारा रची गई कविताएं जिनके केंद्र में स्त्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं आपसे 3 शब्दों पर खास तौर पर बात करना चाहती हूँ। एक है स्त्री के प्रति संवेदनशीलता। अब हम एक तरफ ये कहते हैं कि कोई भी साहित्य हो, कोई भी साहित्यकार हो, वो जेंडर से कविता का विषय निर्धारित नहीं करता। अर्थात कि स्त्री के प्रति संवेदनशीलता की कविताएं केवल स्त्रियों ने ही नहीं लिखी हैं। अगर ये फेहरिस्त बनाने लगूं कि पुरुष रचनाकारों ने स्त्रियों के प्रति कितनी खूबसूरत, कितनी सहानुभूति, संवेदनशीलता से भरी कविताएं लिखी, तो शायद एक लंबी सूची बन जाएगी। आप अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश, अरुण कमल, राजेश जोशी, अभी हाल ही में यतीन्द्र मिश्र का सारा काम स्त्रियों पर ही है, मदन कश्यप, जितेंद्र श्रीवास्तव, अच्युतानंद मिश्र, मतलब तमाम कवि ऐसे हैं जो स्त्रियों के प्रति, क्योंकि जो कवि होगा, कवि का काम है कि वो अपने आसपास के समाज को संवेदनशीलता के साथ देखे, और जब वो संवेदनशीलता के साथ देखता है और तब अगर ऐसा होता है कि स्त्री उसे हाशियाकृत समाज में दिखाई देती है, तो वो स्त्री की उस स्थिति के प्रति भी सुंदर कविताएं, भावपूर्ण कविताएं, संवेदनशील कविताएं रखता है। इस मामले में वह पुरुष रचनाकार भी उतना ही स्त्रीवादी है जितना कि स्त्री रचनाकार हो सकती है। लेकिन फिर स्त्री के लिखने से क्या फर्क है? जब हम ये कहते हैं कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब एक सामाजिक अवधारणा है, तो वो जेंडर जो है वो कैसे परिवर्तन ला सकता है आपके देखने में? मैं अक्सर ये उदाहरण दिया करती हूँ कि जब स्त्री देखती है, जब स्त्रियों ने लिखना शुरू किया और उन्होंने स्त्री दृष्टि, स्त्री अनुभव और स्त्री भाषा की बात अलग से की, तो क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन इस तरह हुआ कि जैसे आप एक कैमरा लगाए हों और आप उसका फोकस बदल दें, मतलब आप दृष्टि बदल दें। तो निर्मला पुतुल जैसे एक कविता में कहती हैं कि वह बहुत लंबे समय से स्त्री भी खुद को कैसे देखती रही, पुरुष दृष्टि से ही देखती रही। क्योंकि जब ये बात होती है कि पितृसत्ता के पैरोकार केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती हैं जो वो व्यवस्था बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन जब उसने अपने लिए ये मानक बदले, तब निश्चित रूप से
उसकी चिंता और चिंतन दोनों के दायरे बदलने लगे। अब बहुत इसमें विस्तार में न जाकर मैं एक बात रखना जो चाहूँगी वो ये कि अगर आप मतलब ये सारी चर्चा 90 के बाद शुरू होती है। 90 के बाद अस्मिता मूलक विमर्शों ने एक नई पहचान दी उन आवाज़ों को जो पहले सुनी नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि पहले पुरुष रचनाकार नहीं लिख रही थी, लेकिन हम जब भी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने 2 या 3 ही नाम आते हैं कि अगर हम नई कविता से शुरू करना चाहें तो कीर्ति चौधरी, मतलब उससे पहले अगर हम देखते हैं तो मीरा और महादेवी का नाम लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का, और फिर नई कविता के दायरे में आकर कीर्ति चौधरी, इंदु जैन, ऐसे चंद नाम हमारे पास हैं। वैसे और भी मतलब कई नाम हैं। और सुमन राजे ने अपनी किताब जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सी स्त्री रचनाकारों को दर्ज किया है। लेकिन मेरी लिए समस्या कहाँ पैदा होती है कि शायद मैं समय के उस पड़ाव पर खड़ी हूँ जहाँ हमें एक संबल मिला कि हम पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेकर दुनिया को अपनी नज़र से देख पाए। तो मेरा सवाल ये है कि उससे क्या परिवर्तन आया? तो क्या स्त्री की कविता केवल स्त्रीवादी संदर्भों की कविता है? मुझे उस स्थिति पर एक मतलब मुझे ये कहना है कि ऐसा देखना अधूरा देखना है, क्योंकि चाहे हम जेंडर से जोड़कर जब भी स्त्री विमर्श में बात करते हैं, तो अभी किसी ने लिखा है आवाज़ कम आ रही है। यदि ऐसा है तो मुझे माइक जोड़ना पड़ेगा। क्या आवाज़ कम आ रही है? कोई बता सकेगा? तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि अगर ये कहा जाए कि हम जब भी स्त्रीवादी विमर्श से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो द्वंद्व है उसका बिंदु पितृसत्ता है। तो ज़्यादातर जो कविताएं हैं या जो स्त्रीवादी कविता जिसे हम कहते हैं वो ऐसा हो सकता है कि वो हम उन्हीं पक्षों को चुनते हैं। खासतौर पे जो मैं बात कह रही थी कि जो स्त्री रचनाकार हैं, हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि अनामिका और सविता सिंह से जब भी हम स्त्री के बारे में या स्त्री विमर्श के बारे में किसी भी कविता की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये 2 नाम ऐसे होते हैं जब हम ये कहते हैं कि इनके बिना हम शायद ठीक से पहचान नहीं पाते। तो मैं अभी भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि बैकग्राउंड आवाज ज़्यादा, मैं 1 मिनट देखती हूँ। सिद्धार्थ, तो क्या वो ईयरफोन से हो? जल्दी से मेरा कहना ये है कि पितृसत्ता एक संदर्भ बिंदु हो सकता है, लेकिन जो स्त्री अस्मिता की अपनी पहचान है उस पहचान से वो उसका जो अपना वजूद है वो केवल पितृसत्ता के संदर्भ बिंदु से नहीं बनता। वो बनता है उसकी वो अपने आप को कैसे देखती है और फिर वो समाज में अपने आप को कैसे लोकेट करती है। यानी वो किसकी बात कर रही है, मतलब सब्जेक्ट कौन है और किस जगह से बात कर रही है। अगर वो इस जगह से बात कर रही है कि वो
जाति की दृष्टि से एक जगह से बात कर रही है, वर्ग की दृष्टि से एक जगह से बात कर रही है, तो उसके संघर्ष के बिंदु कई होंगे। ऐसी स्थिति में केवल उसको स्त्रीवाद से जोड़कर देखना शायद ठीक नहीं होगा। अब आवाज ठीक हुई क्या? मिहिर जी, आप बता सकेंगे? तो मैं देखती हूँ कि आप कई पड़ावों से देख सकते हैं। जैसे जब मैं इंदु जैन की कविता देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने कई तरह की जो कविताएं लिखी उसमें ये विशेष आग्रह नहीं था कि वो स्त्री अनुभव की बात करती हैं, और वो ये मानती रहीं कि मतलब जो रचनाकार है वो रचनाकार होता है, स्त्री और पुरुष नहीं। तो वो भी हमारे लिए एक लोकेशन था। लेकिन जो सारा स्त्रीवाद का संघर्ष हुआ या स्त्री मुक्ति का संघर्ष हुआ, हम उसको कम नहीं कर सकते। तो जैसे सविता सिंह और अनामिका ने जब ये रचनाएं रची, जैसे अनामिका की दरवाज़ा, स्त्रियां, बेजगह, भामती की बेटियां, सविता सिंह की भी मैं किसकी औरत हूँ, और नाच, क्या वह सब कुछ जानती है, मतलब अनेक तरह के संदर्भ उनकी कविताओं में आए। तो उन्होंने उस सारे स्त्रीवाद के संघर्ष को कविता की केंद्रीय आवाज़ बनाया, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे और कई कवित्रियाँ दिखाई देती हैं, गगन गिल दिखाई देती हैं, जो कविता को एक दर्शन की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। कात्यायनी दिखाई देती हैं, जो समाज और राजनीति के स्तर पर एक नागरिक के तौर पर संघर्ष कर रहे हैं। स्त्री या पुरुष की बात वहाँ बाद में आती है। और जबकि कात्यायनी ने भी स्त्री के प्रति हॉकी खेलती लड़कियाँ अपने आप में एक मिसाल जैसी कविता है, क्योंकि जैसे स्त्री मुक्ति की बात वो करती हैं शायद कोई और नहीं कर पा रहा। फिर मुझे दलित कविता में कई नाम याद आते हैं। सुशीला टाकभुरे को तो मैंने इसमें लिया, रजत रानी मीनू, रजनी अनुरागी, रजनी तिलक। तो ये सब लोग एक ख़ास जगह से लिख रहे हैं और उनकी कविता में वो सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निर्मला पुतुल ने आदिवासी जन समाज की दृष्टि से लिखा। और एक कवित्री में और उनका नाम लेना चाहूँगी, नीलेश रघुवंशी। नीलेश की कविता में पहली बार मुझे वो स्वर मिलता है जहाँ वो ये एक पढ़ी लिखी लड़की, जिसकी पिता ने उसको पूरी स्वतंत्रता दी, जिसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए स्टेशन के पानी का स्वाद चखा है, जिसने अपनी दुनिया को खुद सिरजा है, क्या उसके दुनिया को देखने पहचानने में अंतर आता है? निश्चित तौर पर आता है, क्योंकि उसकी कविता लगातार पितृसत्ता से संघर्ष नहीं कर रही। वो अपने आप से, जिसे कहते हैं कि कृष्णा सोपती के यहाँ भी होता है कि स्त्री अपने, जैसे मित्रों है, मित्रों केवल पितृसत्ता से संघर्ष नहीं कर रही, मित्रों अपनी अस्मिता का विकास कर रही है। तो एक तरह से ये तलाश है, ये अपनी तलाश है जो अपने भीतर से आनी है। तो मेरा आग्रह ये है कि अगर हम बहुत सारे सामाजिक मानदंड उस पर लागू कर देते हैं, पितृसत्ता को अतिरिक्त जिसे कहना चाहिए कि हमारा ध्यान उस तरफ सबसे अधिक होता है और उसके कॉन्टेक्स्ट में ही, उसके संदर्भ में ही हम स्त्री कविता को देखते हैं या पहचानने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ये उसकी एक तरह की सीमा बनाता है। इसके साथ साथ और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे यौनिकता और देह का मुद्दा।
उसे स्त्री कैसे देखती है, नैतिकता के मुद्दे को स्त्री कैसे देखती है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। इन कविताओं में अगर मैं देखूं तो एक उस तरह का मानदंड नहीं है। जब वो अपनी अपनी अस्मिता की तलाश कर रही है तो अपने प्रेम को, अपने देह को, अपने यौनिकता को तलाश करना, उसकी बात करना इस स्त्री के लिए वर्जित नहीं है। और उसको अतीन्द्रिय उदात्तता तक ले जाना, पारलौकिकता तक ले जाना भी इनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो हार्ड मास की स्त्रियां हैं, अपनी इच्छा और आकांक्षा को भी पूरी संवेदनशीलता से अभिव्यक्त करती हैं। एक मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पढ़ी लिखी या ग्रामीण स्त्रियां भी हैं, वो जिस समाज में रहती हैं, क्या उन्हें अपने अतिरिक्त कोई दुनिया नहीं दिखाई देती? जब भी स्त्री रचनाकारों पर बात की जाती है तो केवल वही बात की जाती है कि उसने स्त्री के विषय में क्या कहा। क्यों हम नहीं जानना चाहते कि उसने राजनीति के विषय में क्या कहा? क्यों नहीं जानना चाहते कि क्या वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक है या नहीं है? उसके सवाल क्या हैं? हमारी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लंबे समय से ये संघर्ष कर रही है कि स्त्रियों को राजनीतिक भागीदारी के पूरे अवसर मिले और यहाँ तक कि उसका आरक्षण मिले। अब ये सवाल हो सकता है कि अगर उसको आरक्षण मिलता है और अगर वो संसद में बैठती है और अगर वो पूरा निर्णय लेने का अधिकार उसके हाथ आता है तो क्या होगा? क्या दुनिया बदलेगी? मेरा मानना ये है कि बिल्कुल बदलेगी। और इस बात को देखने के लिए हमें स्त्री रचनाकारों की राजनीति से संबंधित कविताओं को भी देखना चाहिए। जैसे कल ही सविता सिंह की एक कविता है, स्वप्न के ये राग हैं, जो सुदीप बैनर्जी के संघर्ष पर आधारित है। फिर नक्सलवादी मूवमेंट पर आधारित अनेक कविताएं हैं, जयसंता करकेटा की कविताएं हैं। उसके बाद वो कात्यायनी की तो है ही, शुभा की कविताएं हैं। तो ये सारी कविताएं गहरे अपने समाज से गहरे राजनीतिक सरोकारों से जुड़ती हैं और उस संबंध में अपनी सामाजिक व्यवस्था से सवाल जवाब करती हैं और एक स्त्री को उसके बीच में लोकेट करने की कोशिश करती हैं। देखिए, एक तरफ अगर हम ये बार बार कह रहे हैं कि स्त्री को इसके जेंडर से अलग करके भी देखना चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, एक नागरिक के रूप में देखना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका स्त्री होना खत्म हो जाएगा या स्त्री दृष्टि खत्म हो जाएगी, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में वह स्त्री जब अपने समाज को देखती है तो किस तरह के परिवर्तन की आकांक्षा करती है। जैसे कि इन दिनों जब लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में स्त्री जब घर में है तो क्या उसके संघर्ष कुछ अलग तरह के नहीं हैं? क्योंकि अब वो अपने काम में, घर की व्यवस्था में और फिर घर में बहुत कुछ ना कह पाने की घुटन में, तो यानी वो है तो इसी समाज का हिस्सा, वो केवल अपनी बात नहीं कर रही है लेकिन उस समाज को ये सोचने पर तो मजबूर कर रही है कि स्त्रियों के कुछ मुद्दे अलग भी हैं, क्या उन पर बात हो रही है या नहीं। और ये केवल स्त्री रचनाकारों के द्वारा ही संभव हो पाता है, क्योंकि ये सवाल तो जैसे दलित साहित्य के साथ है कि स्वानुभूति बनाम सहानुभूति का, तो वो स्त्री रचनाशीलता के साथ भी है कि जब वो देखती हैं तो वो एक अलग ढंग से उस सारी चीज़ को देखती हैं। मुझे कुछ और चीज़ें भी याद आ रही हैं कि मैं एक महिला कॉलेज में पढ़ाती हूँ और ऐसे महिला कॉलेज में पढ़ाती हूँ जिसका कि स्त्रीवादी आंदोलन में एक ऐतिहासिक योगदान रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या फिर दहेज विरोधी कानूनों के समय जो सक्रियता या जो मूवमेंट, जो आंदोलन
हुए उन सब में इस कॉलेज का ऐतिहासिक योगदान है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज का। और मैं यहीं पढ़ी हूँ, तो मैं उन सब की साझीदार भी हूँ, उन सारे संघर्षों की। और मुझे याद है कि एक बार मतलब कॉलेज की ही किसी गतिविधि में ये बातचीत चल रही थी कि स्त्री आंदोलन को हम कैसे डिफाइन करें। और जो वक्ता थी उन्होंने ये कहा कि भाई हमने अपनी अस्मिता के बारे में बहुत, जैसे अगर आप 1960 की हिंदी कहानी देखें, उषा प्रियमवदा और मन्नू भंडारी की कहानियाँ ख़ास तौर पे, तो सारा जो द्वंद्व है वो इस बात के लिए है कि क्या उस परिवार में, उस संबंधों के बीच में स्त्री को अलग से देखा जा रहा है या नहीं, या वो इसी बात से खुश हो लेती है कि हाँ उसने किसी तरह से अपनी अस्मिता को जता लिया। लेकिन अब यही लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते उस अधिकार पे जाती है जहाँ वो ये कहने लगे कि ये जो पूरे राष्ट्र की इक्विटी है, ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, आधी आबादी होने के नाते आधी हिस्सेदारी मेरी भी है। तो ये एक बड़ा स्टैंड पॉइंट है। तो अगर यही बात मैं कह रही हूँ कि जब स्त्री सोचेगी, जब स्त्री अपनी बात कहेगी, तो वो उस आधी हिस्सेदारी के लिए बात कहेगी। और अगर वो निर्णायक स्थिति में होती है तब तो निश्चित रूप से तो वो ये बातें कहेगी। तो मेरा आग्रह ये है कि स्त्री विमर्श ने एक बहुत बड़ा काम किया कि स्त्री की आवाज़ को, उसके अनुभव को, उसकी भाषा को केंद्र में स्थापित किया। अब लड़ाई उससे थोड़ी आगे की है और वो इस बात की तरफ बढ़नी चाहिए कि अगर हम उसके जेंडर पर ध्यान नहीं भी देते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों जिस तरह समाज में साथ साथ भागीदारी करते हैं, राजनीति, प्रकृति, प्रेम, कविता, भाषा, संरचना, यानी एक पूरी दुनिया जो किसी भी पुरुष रचनाकार के लेखन में हो सकती है, सिनेमा, वो सब स्त्री रचनाकार के लेखन में भी है। तो हमें ये जो उसका विस्तृत दायरा है उस पर भी बात करनी चाहिए, उन कविताओं की भी बात करनी चाहिए। और उन मतलब केवल कविताएं ही क्यों, बल्कि साहित्य की अनेक विधाओं में जो स्त्रियां लिख रही हैं, उससे लिखने के मायने कैसे बदल रहे हैं, इस बात पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे इस पूरे काम में ये सबसे बड़ा ये मेरे सोचने की धुरी थी, ये दृष्टि थी कि कहीं ऐसे तो नहीं हो जाए कि अपनी बातचीत करने में स्त्रियों के लिए एक नई तरह की सीमा बन जाए। तो मैंने ये देखा कि ऐसा है नहीं, लेकिन आलोचना में ये बहुत हो रहा है कि जैसे एक, जिसे आप कह सकते हैं ना कि आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि आप केवल नाम के लिए वो प्रतिनिधित्व से दे दें कि अच्छा अगर आपने 4 रचनाकारों के नाम लिए तो उनमें से एक स्त्री का भी होना चाहिए। और फिर ये हो कि जब भी चिंता हो, जब भी डिस्कशन हो, जब भी आलोचना हो, तो केवल उसके स्त्री पक्ष को देखा जाए। तो इसमें मैंने 7 कवित्रियों को चुना। अब 7 क्यों और 10 क्यों नहीं और 18 क्यों नहीं और 20 क्यों नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने कोशिश की कि मैं 7 अलग अलग कविता की, जिनकी संवेदनात्मक धरातल अलग अलग हैं, उन 7 रचनाकारों को लूं और मैं देखूं कि अस्मिता का स्वरूप कैसे बदलता है, पहली बात। दूसरी बात कि साहित्य और जेंडर का संबंध कैसे बनता है। क्या ये रचनाकार स्त्री होने के नाते इनके साहित्य में कोई ऐसा परिवर्तन आता है जो साहित्य के विषय में सोचने के मानदंड ही बदल दे, यानी एक नई आलोचना शैली तैयार करे, ये देखना भी ज़रूरी है।
तो मेरे इस अध्ययन में जो 7 कवित्रियां हैं वो हैं गगन गिल, कात्यायनी, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी, सुशीला टाकभुरे और निर्मला पुतुल। अब ये 7 कवित्रियों को, इनके बारे में मैंने पहले ही आपसे कहा कि इनकी 7 के संवेदनात्मक धरातल अलग अलग है। यहाँ तक कि जब हम सविता सिंह और अनामिका दोनों को स्त्री विमर्श के साथ पढ़ते रहे हैं और दोनों के साहित्य में स्त्री चिंतन का एक बड़ा पटल देखते हैं, तब भी उन दोनों की स्त्री के प्रति जो दृष्टि है उसमें काफ़ी अंतर हमें दिखाई पड़ता है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऐसा ना हो कि मैं जो स्त्री आंदोलन का इतिहास मैंने पढ़ा या स्त्री कविता का इतिहास मैंने पढ़ा, तो मेरे पूर्वाग्रह इनके साहित्य पर हावी हो जाएं, इनका मूल्यांकन करने की दृष्टि से। इसलिए मैंने जो आलोचना इनकी लिखी, शायद उससे किसी किसी की असहमति भी हो सकती है, लेकिन मैंने इतिहास की एक लंबी परंपरा में इनको कहाँ स्थापित किया जाए इस दृष्टि से आलोचना नहीं लिखी। मैं इनकी कविताओं के पास गई एक पाठक की भांति, ये देखने के लिए कि ये कविताएं मुझसे क्या कहती हैं, और एक एक कविता मैंने उनकी लिखी हुई पढ़ी और कुछ कविताएं चुन के व्याख्या और विश्लेषण किया, और तब ये तय किया कि इनकी कविता के मुद्दे क्या हैं। तो मेरा जो शोध का परिणाम है वो मुझे उस बिंदु तक ले गया कि अगर आधी कविताएं, अगर हम ये मान लें कि स्त्री पक्ष की बात करती हैं, तो उतनी ही संख्या में ऐसी कविताएं थीं जो और बातें कर रही थी, लेकिन उनकी बात हम आलोचना या साहित्य के इतिहास में नहीं कर रहे थे। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हुआ कि मैं उद्धरण दे देकर उन कविताओं को कोट करूं, क्योंकि सांकेतिक ढंग से अगर मैं वो बात कह भी देती तो शायद उसकी वो विश्वसनीयता ना बनती। इसलिए मैंने उद्धरण दे देकर वो सारी कविताओं को, जिन मुद्दों को वो उठाती थीं, उनका विश्लेषण इन निबंधों में किया। भूमिका मैंने इसके बहुत बाद लिखी, फिर मेरे मन को शायद चैन नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ, क्या ये कविताएं लिखने वाली कवित्रियाँ भी ऐसा सोचती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन सब के साक्षात्कार लूँ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब मैंने साक्षात्कार लेने की सोची, तब तक मैंने सोचा था कि शायद हम एक ऐसे समाज में पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ जेंडर न्यूट्रल हो रहा है, कि अब मेरे घर में अगर मेरे बेटा और बेटी हैं तो उन्हें हम शिक्षा के समान अवसर देते हैं, उन्हें हर तरह से समान ये कहना चाहिए समान सुविधाएं मिलती हैं, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हैं। तो शायद हमारा जो समाज है वो बहुत जल्द ये लिंग आधारित असमानता को पीछे छोड़ जाएगा। और आज जो लड़कियां विद्यार्थी बनकर भी मेरी कक्षा में बैठती हैं, मैं देख पाती हूँ उनमें जिस तरह का आत्मविश्वास है वो अनूठा है। तो मुझे बहुत भरोसा जागता है ऐसी लड़कियों को देख के कि भाई ये दुनिया स्त्री के प्रति बदलने वाली है, और हो सकता है कि ये जो हमारी सदी है, 21वीं सदी, ये औरतों की ही सदी हो, क्योंकि जब शायद हम ये सदी का अंत कर रहे होंगे तब बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बदल गई होंगी। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि जब मैं इंटरव्यू लेने गई और ये सवाल मैंने सबसे किया, तो सबको लगा कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हम जेंडर न्यूट्रल स्टेजेस में नहीं पहुंच पाएंगे, और कुछ ना कुछ जो लैंगिक असमानताएं हैं, जो जिस तरह का वो, जिसे कहना चाहिए कि एक रोल प्ले करती हैं, जिस तरह का तयशुदा है कि उन्हें समाज में क्या भूमिका अदा करनी है, तो वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो पाएगा।
तो यानी मुझे ही अपने शोध में अपने आप को ठीक करना पड़ा, ये स्वीकार करना पड़ा कि जैसे मैं सोच रही हूँ स्थितियाँ अभी उतनी भी नहीं बदली हैं। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये 7 कवित्रियाँ तो मैंने ली, लेकिन और बहुत से कवि हैं हमारे समय के, पुरुष रचनाकार क्या सोचते हैं। तो मैंने अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, लीलाधर मंडलोई, मदन कश्यप, पवन करण, जितेंद्र श्रीवास्तव, यतीन्द्र मिश्र, अच्युतानंद मिश्र, यानी आप देखेंगे कि अलग अलग दौर के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग संवेदना के अनेक कवियों से बात की ये जानने के लिए कि क्या हम स्त्री कविता की कोई परिभाषा बना सकते हैं, क्या हम इसकी कोई सैद्धांतिकी बना सकते हैं। और मुझे हैरानी हुई कि जो पुरुष रचनाकारों के नतीजे हमारे सामने आए वो स्त्रियों के सोचने से काफ़ी अलग थे, जबकि ये सभी पुरुष कवि हैं और स्त्रियों के प्रति संवेदनशील कवि हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर दृष्टिबोध में बना रहा। कुछ मैंने बहुत युवा कवित्रियों उनसे बातचीत की, अनुपम सिंह, विपिन चौधरी, पंखुरी सिन्हा, ज्योति चावला, थोड़ा उनसे ऊपर सुमन केशरी, तो और ये 7 कवित्रियाँ तो थी ही। तो मेरे पास ये सारी बातचीत में तरह तरह की बातें उभर कर आई, तरह तरह के मॉडल उभर कर आए, तरह तरह की सोच उभर के आई, जिन्होंने मेरे इस अध्ययन को बहुत सार्थक बनाया और उसका जो प्रसार था वो बहुत व्यापक हो गया। और फिर मेरे अपने निजी अनुभव थे, अपने जीवन के, अपनी माँ के जीवन के, अपनी बेटी के जीवन के, इन सब के बीच यात्रा करते करते मैं कविता को एक नई दृष्टि से पहचानने लगी। ये मुझे लगता है कि इस अध्ययन की बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए रही। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इसके साथ ही इस पूरे अध्ययन का अंत हो गया, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इस अध्ययन ने मेरे लिए कुछ नई चुनौतियाँ सामने रखी हैं, जैसे कि पितृसत्ता। तो पितृसत्ता से हमारी जो सारी बातचीत है, क्या उस बातचीत का अंदाज एक ही रहेगा? तो हम, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, नीलेश रघुवंशी की बहुत सी कविताएं पिता पर हैं, लगभग 8-10 कविताएं पिता पर हैं। फिर उनकी एक सीरीज़ है, पहली रुलाई से पहले 20 कविताओं की सीरीज़ है, जिसमें वो अपने माँ बनने के अनुभव को बताती हैं। तो अब जिस तरह वो पितृसत्ता से बातचीत कर रही हैं, जिस तरह से वो उससे जुड़ रही हैं, जिस तरह से उनके पढ़े लिखे होने से, एक आर्थिक आज़ादी के साथ नौकरी करने से, अपने फैसले खुद लेने से, तो जो आत्मविश्वास उस कवि के भीतर पैदा होता है वो एक अलग किस्म का है। और फिर मतलब इसलिए मुझे तो लगता है कि नीलेश एक तरह का एक और प्रस्थान बिंदु है स्त्री कविता को पहचानने का, क्योंकि उसमें वो लड़की जो एक कस्बे से एक शहर तक पहुंची है और अपनी शिक्षा के कारण जिसमें दुनिया को से जूझने का, दुनिया से जुड़ने का, बल्कि जूझने का नहीं, मैं कहूँगी दुनिया से जुड़ने का जो आत्मविश्वास है वो गज़ब का है। और इधर बहुत मज़े की बात ये है कि अगर हम फेसबुक पे कविताएं देखें, बहुत सी लड़कियां को फेसबुक ने एक मंच दिया है कि वो तरह तरह की कविताएं उसमें लिखती रहती हैं। तो वो कविताएं एक अलग किस्म की कविताएं हैं। और एक कविता मुझसे किसी ने साझा की थी और उस कविता का जो भाव था वो ये था कि वो लड़की जो है वो कहती है कि सब मुझे
मतलब लड़ाका कहते हैं और मैं सबसे 1 मिनट पे भिड़ जाती हूँ, लेकिन मुझे इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि मैं इस तरह से खुद को पहचान रही हूँ। तो मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि ये मतलब हम किसी के भी लेखन को कुछ खास चौखटों में बंद करके नहीं देख सकते। तो हमारे पास अगर हम जिसे कहना चाहिए कि इस क्षेत्र को ये जो आलोचना का एक वर्चस्व सा बना हुआ है कि एक इस तरह का दायरा बना हुआ है कि जो जिसमें कि वो कविताओं को एक खास ही तरह से पढ़ने का आग्रह रखते हैं, अगर हम उस दायरे को, उस आग्रह को छोड़ दें तो जिस तरह से साहित्य हमसे संवाद करता है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो मैं उस कविता को भी अपने अध्ययन में शामिल करना चाहती हूँ। तो अब मेरी यात्रा एक संचयन बनाने की तरफ है। इसके लिए मैंने काफ़ी साथियों से ये अनुरोध भी किया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत लाइब्रेरीज़ में जा के कविताएं ढूंढना इस समय पर संभव नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात है कि अगर मैं लाइब्रेरी में जाऊं भी और जो छपी हुई कविता है उसे देखूं भी, तो भी मेरे दायरे से बहुत ऐसी कविताएं छूट जाएंगी जो शायद मुझसे कुछ कहेंगी। तो मेरा अनुभव ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा संकलन मैं तैयार कर सकूँ जिसमें कि लड़कियों की तरह तरह की आवाज़ें शामिल हों, वो कह सकें, वो अपनी बात रख सकें। ये सबसे मुझे लगता है कि ज़रूरी बातें हैं और उन सब कविताओं को फोरग्राउंड करना चाहिए, उन सब को सामने लाना चाहिए जो स्त्रियां सामाजिक दखल के रूप में कहती हैं। वो सिर्फ उनके बारे में नहीं होता, लेकिन वो उनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के बारे में होता है। तो ऐसी कविताएं मिलें, आपको भी जहाँ भी मिलें, तो आप मुझसे अवश्य साझा करें, जिससे हम ये देख सकें कि ये स्त्री कविता का फलक बहुत बड़ा है। और इस कविता की एक और खासियत है, क्योंकि जिसे हम बहुत निजी अनुभव कहते हैं या स्त्री अनुभव कहते हैं, वो जिस तरह के बुनियादी सवाल खड़े करती है, उससे वो समाज को बदलने की पैरोकारी भी करती है। तो क्या हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए, क्या हम औरतों की जितनी आवाज़ों को समेटने लगेंगे, उसके नज़रिए को समेटने लगेंगे, चाहे वो प्रकृति से उसका जुड़ना हो, चाहे उसके तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं, उसका कुछ कहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ना कह पाना। तो अब हमने बहुत ये आवाज़ें तो सुनी हैं कि जो वो नहीं कह पा रही थी सदियों से, उसे कविता के केंद्र में लाया गया है। लेकिन जो कह पा रही है उसे अगर केंद्र में लाया जाता है तो उससे क्या क्या बदलेगा, इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो ये मूल रूप से जो मैं सोचती हूँ वो मेरे भाव थे। लेकिन आप जो कुछ सोचते हैं, अगर आप चाहें तो अपने प्रश्न कमेंट में लिखते जाएं। जितने मैं प्रश्नों के उत्तर दे सकूंगी या जितने भाव आपके साथ साझा कर सकूंगी, वो सब यहाँ साझा करूंगी। अगर आप चाहें तो मैं कुछ एक कविताएं भी आपके साथ पढ़ सकती हूँ। कुछ ऐसी कविताएं जिनसे कुछ एक अलग जो दृष्टिबोध बन रहा है, उसका नज़ारा आपके सामने आएगा। सबसे पहले मैं सुशीला टाकभोरे की कविता पढ़ना चाहूँगी। सुनो विक्रम। सुनो विक्रम,
कब से लादे हो तुम कंधों पर कथाओं का बेताल। आदर्श, प्रेम, राजा, न्याय के अतिरिक्त बहुत किस्से हैं। ज़रा अपनी नज़र से भी देखो, निर्णय देने से अधिक कठिन है कथा को दिशा देना। अब तुम सुनाओ कथा बेताल को, सवार होकर कंधों पर और पूछो सवाल, अधिकतम कितना मूल्य है एक निरीह महिला को सरेआम नंगा करने का, एक इंसान को बेबसी की अंतिम सीमा तक पहुंचा देने का। मत गढ़ो किससे सामाजिक समता के, अस्मिता की पुकार कथा परंपरा की भेड़चाल नहीं हो सकती। कब मिलेगा पशुतुल्य मानव को अधिकार, कब बदलेंगे कर्मकांड, कब मिलेगा सामाजिक न्याय, पूछो उससे, अन्यथा कर दो उसके टुकड़े टुकड़े। देखो वह हल सुझाएगा और तुम्हारे साथ गंतव्य तक जाएगा। अब निश्चित तौर पे है तो ये स्त्री द्वारा लिखी गई कविता है, ये स्त्री के बारे में कविता, लेकिन क्या ये केवल वहीं तक सीमित है? क्या ये कविता कुछ और नहीं मांगती, पूरे समाज में परिवर्तन की बात नहीं करती? एक और मेरी प्रिय कविता है, उसको पढ़ना चाहूँगी, वो नीलेश रघुवंशी की कविता है। पानी का स्वाद। प्लेटफॉर्म के छूटते ही धीरे धीरे छूटता है शहर, शहर से जुड़ी हर चीज़। एक चमचमाता खुलापन शुरू होता है छूटते ही शहर के। हर प्लेटफॉर्म पर उतरना, प्लेटफॉर्म ना हो तब भी। क्या हुआ, रुक क्यों गई, पिट गई क्या, जैसे अनगिनत सवालों की झड़ी। हर प्लेटफॉर्म से बोगी में कितने लोग आए गए कितने। शहर को प्लेटफॉर्म की रौनक से आंकते और अपने शहर की तारीफ करते ना अघाते। लोगों को सोते देख करते काना फूसी, जिन्हें सोने नहीं मिलता घर में, सोते हैं वे ट्रेन में। बिना प्यास के भी पानी पीते प्लेटफॉर्म पर, पानी खारा था या मीठा, गटकते उसे भीतर तक। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी मिलते जहां नल तो होता लेकिन पानी नहीं। बोगी में बैठे लोग बढ़ाते पानी, पानी जूठा भी होगा, हमारी सोच से परे होती ये बात। कुछ एक क्षणों की वे घोर आवारगी, धुआं छोड़ते इंजन, प्लेटफॉर्म पर लगे नल, पानी के स्वाद के बारे में बताया जिन्होंने। ट्रेन की रफ्तार की तेज़ी से बदल रहा है समय। 1 बरस पहले का जीवन लगता है गुजरा ज़माना। एक जीवन में ज़माने कितने, हर ज़माने की गति अपनी, रहस्य अपने अपने। प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी, खिड़की से झांकती बैठी हूँ सीट पर। क्या गृहस्थ जीवन में आते ही कट जाता है आदमी आसपास से, या उसका अपना नहीं ये संसार। खिड़की से बाहर फैले खेत झिलमिला रहे हैं दिए की तरह। खेतों में लगी ये आग बनाएगी ज़मीन को और उपजाऊ। जिएंगे इस जीवन को भी, कौन सा, कितना खारा, कितना मीठा। अब ये कविता मुझे इसलिए प्रिय है कि ऐसी ही एक कविता राजेश जोशी की भी है, प्लेटफॉर्म पर। शायद उस कविता का शीर्षक है कि प्लेटफॉर्म पर आवारगी करते हुए हमने किस तरह ज़िंदगी को जीना सीखा। राजेश जोशी को अगर मतलब लिंग आधार पर हमने करना हो, पुरुष कवि और स्त्री कवि, तो राजेश जोशी को पितृसत्ता ने सब सुविधाएं दी और लड़के प्लेटफॉर्म पर आवारगी कर ही सकते हैं, इस पर कौन सवाल करता है। तो वो, लेकिन राजेश जोशी की उस कविता में भी बहुत खूबसूरत बात ये थी कि ये जो बेरोज़गारी के दिनों में प्लेटफॉर्म पर आवारगी करना है, ये भी किस तरह के अनुभव कवि संचित कर पाता है।
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इधर नीलेश भी एक लड़की है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर उतरना, पानी पीना, तो उसने भी प्लेटफॉर्म पर पानी का वही स्वाद चखा है। तो स्त्री होने के नाते उसका अनुभव अलग भी है, लेकिन समान भी है। अब अलग कैसे? एक पंक्ति आती है पूरी कविता में कि क्या घर से जुड़ जाने के बाद आदमी ये सबसे दूर हो जाता है? ये सवाल स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसे फिर हम स्त्रीवाद के साथ जोड़कर नहीं देखते हैं। गगन गिल की कविता में देखें तो एक कविता है वो दफ्तर में ऊँघती लड़कियों के बारे में, कि क्यों ऊँघती हैं वो, क्यों वो रात भर सो नहीं पाती। तो यानी ये सवाल साझा है, लेकिन साझा होकर भी अलहदा है, और लड़कियों के नज़रिए से इसे अलग तरह से देखा जा सकता है। तो ये सारा अनुभव उसके उस लिंग आधारित अस्मिता के कारण उसमें शामिल होता है, यह महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से मैंने आपके सामने वही कविताएं पढ़ी जो स्त्री रचनाकारों ने लिखी हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है वो कुछ अलग है। इसी तरह एक मेरी छात्रा फरमाइश कर रही है, और वो निर्मला पुतुल की कविता पढ़े जाने का आग्रह कर रही है। तो मैं एक कविता उनकी भी पढ़ देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक दो पुरुष रचनाकारों की कविताएं भी सुनाना चाहूँगी जो स्त्री के प्रति उतनी ही संवेदनशील हैं। उतनी ही जन्मेगी निर्मला पुतुल, ये कविता उनकी काफ़ी लोकप्रिय हुई, और एक तरह से आप इसमें स्त्री मतलब केवल वो निर्मला पुतुल को ही डिफ़ाइन नहीं कर रही है, बल्कि हर उस औरत को डिफ़ाइन कर रही है जो जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए। तो निर्मला पुतुल वहाँ व्यक्तिवाचक नाम ना होके एक सामाजिक अस्मिता का प्रतीक बन जाती हैं, बल्कि रूपक गढ़ देती हैं। यह तो लगी है आग इस छोर से उस छोर तक तुम्हारी व्यवस्था में, उसमें जल रही हूँ मैं, और रह रह कर भड़क रही है मेरे भीतर आग। शायद तमाम स्त्रियां जब पढ़ लिख जाती हैं और अपनी अस्मिता को नए सिरे से तलाशने लगती हैं, तो वो यही ढूंढने लगती हैं कि इस पूरी व्यवस्था में वो अपने आप को कहाँ पाती हैं। उसमें जल रही हूँ मैं और रह रह कर भड़क रही है मेरे भीतर आग, इसलिए चुप नहीं रहूँगी अब, उगलूँगी तुम्हारे विरुद्ध आग। तुम मना करोगे जितना, उतनी ही ज़ोर से चीखूँगी मैं। मुझे पता है झल्ला कर उठाओगे पत्थर और दे मारोगे सिर पर मेरे, पर याद रहे नहीं टूटूंगी इस बार, बिखरूंगी नहीं तिनके की भांति। तुम्हारे भय की आंधी से अब की फूटेगा नहीं मेरा सिर, बल्कि चकनाचूर हो जाएंगे तुम्हारे हाथ के पत्थर। और अगर किसी तरह हारी इस बार भी, तो कर लो नोट दिमाग की डायरी में आज की तारीख के साथ कि गिरेंगी जितनी बूंद लहू की पृथ्वी पर, उतनी ही जन्मेगी निर्मला पुतुल, हवा में मुट्ठी बंधे हाथ लहराते हुए। तो ये केवल निर्मला पुतुल नहीं है, बल्कि हर स्त्री का रूपक है। और जो बात मैं आपसे कह रही थी कि तमाम स्त्रियों की जो कविताएं, जो युवतर लड़कियों की कविताएं हैं, जो हमारे विद्यार्थियों जैसे 20 साल की उम्र की लड़कियों की कविताएं हैं, उनमें ये आत्मविश्वास बखूबी दिखाई पड़ता है कि केवल मतलब अब वह नहीं टूटेगी, बल्कि उस व्यवस्था को भी टूटना पड़ेगा। और जो भाव यहाँ निर्मला पुतुल के यहाँ है, ये तमाम कवित्रियों में, सविता सिंह में, अनामिका की कविताओं में, ये जो अस्वीकार का भाव है कि अब बस बहुत हुआ और अब ये नहीं चलेगा, ये सब इनकी कविताओं में ख़ास तौर से मिलता है। और कुछ हद तक तो इसे
इसे यूँ कहना चाहिए कि पहले देखा भी गया था, इसे रेखांकित भी किया गया था, लेकिन अब जो है उसका और तरह से, कई तरह से विस्तार हो रहा है। जैसे सविता सिंह की कविताएं अगर आप लें तो शुरुआत उनकी कविता यात्रा की स्त्री सवालों से होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो प्रकृति और दार्शनिक हद तक चली जाती है कि जैसे जो कविता का जिक्र मैं कर रही थी, मतलब जैसे एक दरवाजे को काटने के लिए जो लकड़ी लाई गई है, उस दरवाजे पे जो निशान है, वो लकड़ी भी उसमें सवाल कर रही है कि किस तरह से पेड़ को काट दिया गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि स्त्री कविता एक इंस्ट्रूमेंट भी है, और वो इंस्ट्रूमेंट है सामाजिक परिवर्तन के आग्रह का। लेकिन ये आग्रह, इसको कोई और स्वीकृति देगा तब ये स्वीकृत होगी, इस दायरे से ये बाहर निकल चुकी है। इसके पास अपने मानदंड हैं, अपनी पहचान है, और अपने ही आप को, अपना ही क्षितिज विस्तृत करने की आकांक्षा भी है। इस दृष्टि से इस कविता को पढ़ा जाना चाहिए।